जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए फटाफट जो है कि आज की क्लास को जो है कि आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपका एसएसटी में पॉलिटी का क्लास लगातार कंटिन्यू चल रहा है, उसी क्रम में जो है कि पॉलिटी का ये नेक्स्ट क्लास, यानी कि यहाँ पे हालांकि जीएस पॉलिटी जो है कि यहाँ पे सेकंड लिख रखा है, यानी कि ये सेकंड क्लास नहीं है, सेकंड स्लाइड है। सेकंड स्लाइड मतलब सेकंड पीपीटी लगा हुआ है। इससे पहले हम जो है कि 3-4 क्लास ऑलरेडी पॉलिटी में देख चुके हैं, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, उद्देशिका हो गया यानी कि प्रियम्बल हो गया, उसके बाद आपका जो है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में देखा, सिटीजनशिप के बारे में देखा, फंडामेंटल राइट के बारे में देखा, डीपी स्पीक के बारे में देखा, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देखा। ये सारी चीज़ें हमने जो है कि देख रखी है। अब जो है कि एक मान के चलिए कि ये लगभग हम जो है कि 50% जो है कि आपका पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और 50% और जो है कि पॉलिटी का सिलेबस है, जो जिसमें से आपका ये जो है कि आपका क्या हो गया, ये आपका जो है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद संसद हो जाएगा, जुडिशरी हो जाएगा, और उसके बाद जो है कि छोटे छोटे और जो है कि चीज़ें हैं, यानी कि और 3 से ज़्यादा 4 से 5 क्लासेस लगेंगी। 4 से 5 क्लासेस में आपका पॉलिटी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिकली मैं फिर से आपको बता दूं, ये आपका जो है कि सीटेट के एग्जाम्स के लिए आपका जो एसएसटी वाला सेक्शन है, सेकंड पेपर है ना, सीसेट सेकंड पेपर के लिए ये क्लास कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम सदन की बात करें ना, सदन जैसे जो है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, आप सभी लोगों को पता है, ये ऑलरेडी हम लोग ये क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उस डिस्कशन में अगर हम सदन की बात करें, सदन की बात करते हैं, सदन की, तो सदन में आपका जो है कि 2 हाउस, यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा, है ना, राज्यसभा लोकसभा प्लस आपके राष्ट्रपति, ये 3 लोगों से मिलके जो है कि सदन का निर्माण होता है। तो इस चीज याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है जो कई बार पूछ दिया जाता है कि सदन में किसे शामिल नहीं किया जाता है ना, या सदन के कितने अंग होते हैं। तो सदन के हमेशा जो है कि 3 अंग होते हैं, 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है कि इसके अलावा और देखें तो हमारे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति का पृथक्करण अपनाया गया है, यानी कि जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनको अलग अलग विभाजित कर दिया गया है, जिसमें से जो है कि आपका एक है आपकी एक तो कार्यपालिका है ना, एक है विधायिका, है ना, दूसरी आपकी कार्यपालिका है, तीसरी आपकी न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका है। ये 3 जो है कि तरीके से जो है कि प्रशासन को बांटा गया है। कौन प्रशासनिक अंग जो है कि कौन कौन से हैं, तो एक है आपकी विधायिका, है ना, उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका। 1 नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे आपकी ये है, और तीसरे नंबर पे आपकी ये है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें जो है कि अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की। जब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट मतलब हो गया आपका क्या, कार्यपालिका। प्रेसिडेंट मतलब कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये कार्यपालिका के ही क्या है, भाग हैं। इसमें जो है कि बात किया जाए तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, प्रमुख जो हेड होता है ना,
जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जिसे हम जो है कि इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो है कि यहाँ पे लिख रखा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है, सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होगा। जैसे देखिए, जैसे आपका घर है, तो घर है तो आपने एक चीज देखा होगा, एक चीज देखा होगा कि घर में जितना भी आपका कर्मकांडी और चीजें होती हैं, है ना, वो सारे आपके बुजुर्ग या हेड के नाम से होता है। जैसे शादी हुआ, कोई फंक्शन हुआ, कोई इनविटेशन कार्ड छपवाना है, किसी के साथ जो है कि कोई समझौते की बात है, कोई भी किसी तरह का भी कोई बात है, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्हीं के नाम से सब कुछ होता है ना। उन्हीं का, देखिए अगर कुछ गलत होगा तो उन्हीं के नाम से होगा और कुछ सही होगा तो उन्हीं के नाम से होगा, है ना। ये एक ट्रेडिशन है। वैसे ही जो है कि हमारे घर के जैसे प्रथम व्यक्ति हमारे बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी जो भी होते हैं, है ना, दादा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। वैसे ही राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, जो पहला पर्सन होता है, वो कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का या देश का, हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। इन और इनके देखिए, अब ये चूंकि महिला हैं तो प्रथम महिला होंगी। प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला कौन होंगी? तो राष्ट्रपति होंगी। भारत का प्रथम पुरुष कौन होगा? तो इनका पति होंगे। और अगर मेल है ना, मेल है, पुरुष है, तो भारत का प्रथम पुरुष वो ही हो। जैसे इससे पहले जो है कि रामनाथ कोविंद जी थे, तो रामनाथ कोविंद जी क्या हुए? भारत के पहले जो है कि पुरुष हो गए, या पहले नागरिक हो गए, सॉरी पुरुष मत कहिए, नागरिक कहिए, नागरिक हो गए, है ना, ठीक है। और वैसे ही जो है कि अगर पूछ लिया कि पुरुष कौन है पहला, तो रामनाथ कोविंद, है ना। आज के टाइम में भारत की पहली महिला कौन है? तो आपकी द्रौपदी मुर्मू। भारत का जो है कि प्रथम नागरिक कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरीके से इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। जैसे 3 सेनाएं पाई जाती हैं, सॉरी पाई नहीं जाती हैं हमारे देश में, कौन कौन सी? आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है ना। आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। तो इस क्रम में तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। हालांकि अब इसका एक ऑफिशियल पोस्ट भी सीडीएस का जो है ना, कंबाइंड डिफेंस स्टाफ करके जो है कि एक पोस्ट भी क्रिएट कर दिया गया है, जो राष्ट्रपति के नीचे काम करता है, तीनों सेनाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये भी एक चीज जो यहाँ पे है। प्रथम नागरिक होता है, याद रखिएगा, प्रथम नागरिक होता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। और स्वतंत्रता संग्राम जो भी चला था, इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चला था, तो वहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है और इनका नाम बार बार सुनने को मिलता है। यहाँ तक कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स वगैरह होती थी, उस मीटिंग्स वगैरह में देखते हैं तो इनका नाम निकल के आता है, ठीक है। अब ये जो है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी हैं, प्रतिभा पाटिल जी हैं, याद रखिएगा, है ना। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। क्या है? भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। इनको चुना कब गया था? तो 25 जुलाई 2022 को चुना गया था। 15वीं जो है कि राष्ट्रपति के रूप में इनका चयन हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, कार्यकाल आपका कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। एज कितनी होती है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का? तो 35 साल। बहुत बार ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता में जो है कि सबसे पहली जो चीज़ आती है, 2-3 चीज़ें बहुत मेंशन होती हैं। हालांकि सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे इम्पैक्ट जो आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में क्लास नहीं चल रही है। ये आपके क्रैश कोर्स टाइप का जो है कि सीटेट के लिए आपका चल रहा है क्लास। तो इसमें जो है कि योग्यताओं की बात करते हैं। 3-4 योग्यताएं जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं राष्ट्रपति पद के लिए। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष
हो चुकी हो। तीसरी चीज, पागल, दिवालिया या कोढ़ी ना हो, इस तरह का कोई असाध्य रोग उसके पास ना हो। चौथी चीज, लाभ के पद पर ना होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और अगर किसी लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है, तो इलेक्शन से यानी कि अपॉइंट होते ही उसे क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट होते यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट होते ही उसे अपने वो पद को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये 3-4 योग्यताएं होती हैं। पहली चीज क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल होनी चाहिए, पागल, दिवालिया या कोढ़ी नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद वाले मिनिस्टर वगैरह पे भी ये चीजें लागू होती है। तो ये 3-4 चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, ज्यादातर पूछता है कि एज कितनी होती है। अब ये भाई कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो भारत का नागरिक होगा ही होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज और आता है, एक चीज और क्या आता है कि राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने या नियुक्ति का कार्य जो है कि कौन करता है, सॉरी, चूंकि नियुक्ति तो उसके इलेक्शन से होती है, लेकिन शपथ दिलाने का जो काम होता है, शपथ दिलाने का काम जो उच्चतम न्यायालय का हेड है ना, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश, जो आपका उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो क्या करते हैं, उनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं हैं तो उनके एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट जो सीनियर जो है कि आपका जज होगा, सीनियर जज, वरिष्ठ जो जज होगा, वो क्या करेगा, इनको जो है कि पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अब बात आ रही है त्याग पत्र की, जैसे पीछे स्लाइड में लिखा हुआ था त्याग पत्र, तो राष्ट्रपति त्याग पत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति उस त्याग पत्र को सदन में लेके जाएगा, सदन में रखवाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होती है। राष्ट्रपति अपना जो है कि रिजिग्नेशन किसे देगा, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट जो है कि आपके हाउस में जो भी जो है कि आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, सदन है, उसमें जो है कि उसको रखेगा, वहां पे जानकारी देगा कि हमारे राष्ट्रपति साहब क्या किए हैं, रिजाइन कर चुके हैं। ये जो है कि पूरा काम करता है। चीफ जस्टिस क्या करते हैं, वो जो है कि पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पे को हटाने की प्रक्रिया देखें तो उसे इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं हिंदी में। और महाभियोग जो है कि 2 कंडीशन में, राष्ट्रपति पे महाभियोग 2 कंडीशन में लगाया जाता है। एक तो संविधान का अतिक्रमण, संविधान का उल्लंघन की बात करते हैं तो वहां पे, और अतिक्रमण की बात होती है, और साथ ही साथ कदाचार के कंडीशन में। कदाचार के कंडीशन में मतलब कि ऐसा हो कि वो भारत के सीक्रेट ही लीक कर दिए, है ना, किसी से ज्यादा लगाव के चलते, चाहे वो लगाव कैसा भी हो, पर्सनल हो, व्यक्तिगत लेवल पे हो, किसी और कल्चरल लेवल पे हो, या ह्यूमैनिटी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, अगर वो जो है कि इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसी बात किसी देश को बता दिए जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, या जो गोपनीय चीजें हैं, तो अगर उसका उल्लंघन, देखिए सिंपल सा फंडा है, 2 कंडीशन में इन पे इम्पीचमेंट लाया जाएगा। पद और गोपनीयता की शपथ लिए हैं, अगर इसका वायलेशन करेंगे तब जो है कि उन पे लाया जाएगा। वायलेशन कब होगा, जब कोई सीक्रेट चीज किसी कंट्री को लीक कर दिए, बता दिए, इस कंडीशन में। दूसरी चीज, जब वो संविधान का उल्लंघन करेंगे, तो संविधान के उल्लंघन के केस में भी क्या होगा, उन पे, संविधान के उल्लंघन के केस में भी उन पे इंपीचमेंट आएगा, महाभियोग आएगा। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो महाभियोग आएगा, देखो जितनी चीजें हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे जरूरी नहीं है लाइन बाय लाइन आपको पढ़े यहाँ पे, ठीक है, बट जितनी चीजें बोल रहे हैं इसमें आपको पॉइंट वाइज जो है कि लिखा हुआ मिल जाएगा, और वही चीजें रखी गई है जो आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, ठीक है।
महाभियोग लाया कहाँ जाएगा? तो महाभियोग लाया जाएगा सदन के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सदनों को, जो आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा की आहूत करने का, ज्वाइंट सेशन बुलाने का या हेड के रूप में देखे तो कौन है? राष्ट्रपति है। तो उसके खिलाफ दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। एक चीज और यहां पे मिस हो रही है, वो हो रही है कि राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चयन जो है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। यहां पे लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, है ना। एक देख लीजिए, इसको हिंदी में भी देख लीजिए, यहां पे ये है, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है ना। चुनाव होता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग चुनाव करते हैं ना, हम जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देने जाते हैं, तो वोट देने जाते हैं तो हमारे पास मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी और डी, 4 कैंडिडेट है। जैसे हम जो है कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, या स्टेट इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, या सेंट्रल इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, या म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, किसी भी इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास 4 कैंडिडेट का ऑप्शन है और इसमें से हमें किसी एक को चूज करना होता है। किसी भी एक को क्या करना है, इसको ना चूज कीजिए, आप इसे चूज कर लीजिए, किसी एक को चूज करना होता है। बट राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसे किसी सिंगल पर्सन को टिक नहीं लगाना होता। जैसे हम एग्जाम, आप लोग एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम देने जाते हो तो उसमें 4 ऑप्शन होता है, 4 में एक टिक लगाना होता है ना, ठीक है। एक तो वो होता है। दूसरा जो इलेक्शन होता है, जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर एक तो 4 कैंडिडेट ज्यादातर होते नहीं, सामान्य तौर पे 2 कैंडिडेट ही होते हैं, है ना, 2 कैंडिडेट होते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, 2 या 3 कैंडिडेट जो भी है, चलिए 3 कर लेते हैं, 2 या 3 कैंडिडेट जो भी होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको प्रायोरिटी वाइज जो है कि क्या करना होता है, सेट करना होता है। जैसे आप चाहते हो कि ए प्रेसिडेंट बने, तो इसके साथ 1 नंबर लिख देंगे कि हमारी पहली पसंद कौन है, ए है, जो है कि उसके बाद सी दूसरी पसंद है, उसके बाद बी आपकी तीसरी पसंद है। यानी कि तीनों को आपको सीक्वेंस में जो है कि रखना है। जैसे एग्जाम में ही एक तरह का क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको 3-4 घटनाक्रम दे देता है और 3-4 घटनाक्रम को कहता है कि आप उसे क्रोनोलॉजी में सेट कीजिए। वैसे ही जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रायोरिटी वाइज आपको कैंडिडेट को चूज करना होता है। यानी कि आप सबसे पहली पसंद आपकी राष्ट्रपति के लिए कौन व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति है, चलो भाई मान लिए। दूसरी पसंद हमारी राष्ट्रपति के लिए कौन है, तो सी व्यक्ति है। तीसरी पसंद हमारी जो है कि कौन है राष्ट्रपति के लिए, तो बी जो है कि बी पर्सन है। अब इस तरीके से इसका इलेक्शन होता है। फिर सबसे पहले इसको काउंट किया जाएगा, पहली पसंद किसी कौन है, और पहली पसंद में ही जो है कि क्या होता है, ज्यादातर रिजल्ट निकल जाते हैं। हालांकि एक आध बार दूसरी पसंद की जो है कि आगे भी आएगा, एक आध बार दूसरे लेवल की काउंटिंग हुई है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। जैसे बीबी गिरीश के टाइम में भी जो है कि आपका दूसरी बार जो है कि वोट की काउंटिंग हुई थी, क्योंकि पहली बार में जो है कि वोट के काउंटिंग में कोई विक्ट्री डिक्लेयर नहीं हो पाया था, और विक्ट्री डिक्लेयर नहीं हो पाया था तो दूसरी बार काउंटिंग हुई थी कि सेकंड प्रायोरिटी पे देखा जाए अब कौन जीत रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये डिक्लेयर होता है। तो ये प्रॉपर जो है कि एक इलेक्शन का सिस्टम है, और उस इलेक्शन सिस्टम में जो है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अच्छा, एक चीज और है, अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ये भी याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है ना।
अप्रत्यक्ष होता है। बाकी प्रधान वगैरह का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। अब इसका अप्रत्यक्ष कैसे होता है, अप्रत्यक्ष ऐसे होता है कि हम लोग अपने कैंडिडेट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके हाउस में जो है कि भेजते हैं, और हाउस में वो लोग जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके हमारे तरफ से हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनके जो है कि चुनाव कराते हैं, किसका, प्रेसिडेंस का, यानी कि राष्ट्रपति का, और वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी कि देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हम ही कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कौन कर रहा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इलेक्शन में भाग कौन लेता है, लोकसभा लेगी, सॉरी राज्यसभा लेगी, और लोकसभा के सदस्य लेंगे, है ना। साथ ही साथ आपके विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी लेंगे। तो ये भी कई बार प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। तो भाग कौन लेता है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्य जो है कि भाग लेते हैं। एक चीज और, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। इस चीज को याद रखिएगा कि जो मनोनीत सदस्य हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य क्या करते हैं, यहां पे भाग नहीं लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं या लोकसभा में जो आपके मनोनीत सदस्य हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट न करने का रीजन ये होता है कि भैया वो तो अपॉइंट, ये वो इलेक्ट तो है नहीं, वो अपॉइंटेड है, और अपॉइंट कौन किया है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। तो वो कभी प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है कि वोट करेंगे ही नहीं, तो उनकी जो वोटिंग होगी वो फेयर नहीं होगी, इसलिए इनको पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जाता। आप वोटिंग ही नहीं कर सकते हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये भी चीज दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। विधान परिषद, देखिए राज्य विधान परिषद के सदस्य क्यों भाग नहीं लेते, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में राज्य विधान परिषद नहीं है, तो पार्टिसिपेट नहीं करती विधान परिषदें। और मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते, वो मैंने अभी आपको जो है कि यहाँ पे बता दिया डिटेल में। कारण क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। 2020 में पारित 104वां संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियंस को यहां पे अपॉइंट किया जाता है, उनकी सीटों को क्या किया गया है, यहां पे खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के जो है कि फैक्ट आपको डायरेक्ट जो है कि पूछ लिया जाता है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने विवाद होंगे कहां पर निपटारा होगा, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में निपटारा होगा। भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इस चीज देखिए, अभी तक आगे चल के देखेंगे तो भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ना। राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय के लगता है, 6 महीने के लिए लगता है। और इसके लिए जो है कि आपके पास जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की रिटेन में जो है कि क्या होनी चाहिए, सिफारिश होनी चाहिए। रिटेन में जो है कि कहा जाना चाहिए प्रेसिडेंट को कि अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपातकाल लगाइए, 6 महीने के लगता है। 6 महीने से अगर स्थिति सही नहीं है तो 6 महीने बाद फिर से आपातकाल लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर समय सही नहीं है, जो है कि राष्ट्र, जो आपका देश है, देश की कंडीशन सही नहीं है, तो बार बार सदन में इस जो है कि प्रस्ताव को अनुमोदित करके या पारित करके अनंत समय तक जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक चीज और है, एक चीज और ये है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जबकि आप यूएस वगैरह में देखेंगे तो यूएस वगैरह में देखते हैं कि मात्र 2 बार, यूएस वगैरह में देखें तो मात्र 2 बार जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना प्रेसिडेंट बन सकता है, 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता, कोई भी हो।
बराक ओबामा हो, अभी के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप है, ये सब लोग 2 बार बनते हैं, 2 बार के बाद तीसरी बार नहीं बनते। इसीलिए तो देखिए इस बार जो बना है ना, ट्रंप बना हुआ है इस बार जो प्रेसिडेंट, तो इस समय वो अमेरिका पे कम फोकस कर रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियस पर्सन है ना, औद्योगिक जो है कि घराने से जुड़ा हुआ है, उद्योगपति है, तो इस समय वो अपने बेनिफिट पे ज्यादा काम कर रहा है। तो पता चल रहा है कि जहां से उसको पैसा मिल जा रहा है, गिफ्ट मिल जा रहा है, उसके इंटरेस्ट में ज्यादा जो है कि वर्क करते हुए, आप न्यूज देखिए तो ज्यादा उसके इंटरेस्ट में जो है कि वर्क करते हुए आपको डोनाल्ड ट्रंप मिल जाएंगे। हालांकि ये अमेरिका की जो है कि हिस्ट्री में देखा जाए तो ये सबसे बैड एक तरीके से जो है कि एक्सपीरियंस है, अमेरिकन सबसे बैड एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इस समय उन्हें एक ऐसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिला है जिसको अपने इंटरेस्ट की ज्यादा पड़ी हुई है, अपने कंट्री के इंटरेस्ट की सेकेंडरी चीजें हैं, उसको जो पर्सनल बेनिफिट दे रहा है उसके फेवर में वो काम कर रहा है फटाफट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है ना, ये सारी चीजें जो है कि यहाँ पे ये सारी चीजें एज इट इज जो है कि लिखी हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। अच्छा, एक पर्सन है, इनका नाम आप याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, और ये ऐसे पर्सनालिटी हैं जो इंडिया के टॉप 3 पावरफुल पोस्ट को होल्ड कर चुके हैं, टॉप 3 पावरफुल पोस्ट को होल्ड कर चुके हैं। एक सिंगल पर्सन, इंडिया का एकमात्र व्यक्ति जो इंडिया के टॉप 3 पोस्ट को होल्ड कर चुका है, यानी कि ग्रहण कर चुका है, रह चुका है ना। कैसे? ये सबसे पहले थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कब थे? कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के जो है कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में थे। उसके बाद जो है कि ये वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका में आए, और फिर जो है कि ये प्रेसिडेंट की भूमिका में आए। यानी कि जो भारत के तीनों सबसे पावरफुल पोस्ट है, चीफ न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश का, है ना, उसको भी जो है कि प्रॉपर होल्ड कर चुके हैं, उस पर भी रह चुके हैं, और वाइस प्रेसिडेंट, उप जो है कि आपके राष्ट्रपति के पोस्ट पे भी रह चुके हैं, और राष्ट्रपति के पोस्ट पे भी रह चुके हैं। 22 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक जो है कि राष्ट्रपति के पोस्ट पे ये रह चुके हैं, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है ना। चलिए, अब राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है जिसको सविवेकाधिकार कहते हैं। इसको टेक्निकल टर्म में वीटो कहते हैं, वीटो कहते हैं, वीटो। अब वीटो क्या होता है? वीटो होता है किसी, यानी कि कार्यपालिका के किसी कार्य पर या किसी जो है कि बिल पर एक तरीके से राष्ट्रपति के नकारने का जो है कि तरीका होता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा मिलके कोई कानून बनाया, और कानून बनाएगा तो कानून हमें पारित तो हो जाएगा, बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन बिल वो तब तक कानून नहीं बन सकता है, बिल तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि उस पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ना हो। तो कानून बनने के लिए बिल को पारित होने के बाद कानून बनने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर क्या है? मैंडेटरी है। इस क्रम में मान लीजिए बिल पारित होकर चला गया कहां पे? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास चला गया तो राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति को लगाया कि यार ये जो कानून बन के आया है ना, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। हो सकता है क्योंकि हमारे पास हमारा जो सिस्टम है, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नेचर है, इस डेमोक्रेटिक नेचर में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि बहुत सारी पार्टी जो है कि यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। जो मेजॉरिटी में जीत के आती है वो यहाँ पे क्या करती है? अपना जो है कि गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसको रेगुलेट करती है, चलाती है। बट अगर जो है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं या तो वो जाने वाली होती हैं, यानी कि इलेक्शन आने वाला होता है या इलेक्शन के बाद आती हैं, तो वो अपने पर्सनल एजेंडा को रन कराने में कुछ ऐसे कानून लेके आ जाती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के
अगेंस्ट होता है, जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अगेंस्ट होता है, उसके खिलाफ होता है। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति को ऐसा लग गया तो वो चाहे तो उस बिल पे साइन करने के बजाय चुपचाप लेके पॉकेट में रख लेंगे भैया, इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, है ना। या फिर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यार नहीं नहीं ये जो चुन के आए हैं ना भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन इनका पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा, एक बार और इनको सोचने के लिए बोलो, तो पुनः विचार करने के राष्ट्रपति पुनः विचार करने के लिए संसद में किसी भी बिल को वापस भेज सकता है। लेकिन अब यहां पर एक टेंशन है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर पार्लियामेंट उसी बिल को एज इट इज विदाउट एनी जो है कि अमेंडमेंट उसे फिर से पास करके अगर प्रेसिडेंट को पास भेज देता है तो प्रेसिडेंट मजबूरी में उसको साइन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे टाइम लिमिटेशन में थोड़ी सी जो है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि कब तक साइन करेगा नहीं करेगा। वो चाहेगा तो प्रेसिडेंट का अच्छा ठीक है साइन करके देते हैं और लेकर रख लेगा, नहीं देगा। इसे कहते हैं स्वविवेकाधिकार। इसे क्या बोलते हैं? स्वविवेकाधिकार। मंत्रियों को पुनः विचार हेतु भेज सकते हैं, स्वविवेकाधिकार है, साथ ही साथ उसको रख सकते हैं पॉकेट में अपने, लटका देंगे, जाओ भाई, देंगे ही नहीं साइन करके, रखे रहेंगे। अब लिमिटेशन नहीं है ना, राष्ट्रपति किसी बिल पे साइन करके कितने दिन में हमें वापस देगा इसकी लिमिटेशन नहीं है। और लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई फिक्स है नहीं, कोई जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये चीज लिखा नहीं है कि कितने टाइम में जो है कि साइन करके देगा। तो ये फिर अब राष्ट्रपति को एक एक्स्ट्रा जो है कि पावर दे देता है, और ये एक तरीके से ठीक भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी चीज है ना। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इस पे कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, अभी आगे कन्फ्लिक्ट आएगा, तो जहां आएगा वहां पे कन्फ्लिक्ट को डिटेल में देखा जाएगा, अभी कन्फ्लिक्ट के बारे में देखा जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए, है ना। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर करना होता है या वार डिक्लेयर करना होता है, दोनों ही कंडीशन में जो आपका मिनिस्ट्रियल सिस्टम है उसके द्वारा रिटेन में देना क्या है, जरूरी है, तभी डिक्लेयर होगा, नहीं तो नहीं डिक्लेयर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी राज्य में अगर जो है कि आपातकाल घोषित करना है तो वो किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के है। और राज्य में जो है कि कब जो है कि आपका आपातकाल घोषित होगा, तो मान लीजिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो फेल मार जाए, राज्य जो है कि केंद्र की बात मानने से ही इनकार कर दे, माने ही नहीं, कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाए, या राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। राज्य में, ध्यान दीजिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, राज्य में कानून व्यवस्था, राज्य में कानून व्यवस्था अगर ध्वस्त हो जाता है तो राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाने के कंडीशन में राज्य में जो आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन भारत में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कंडीशन में नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक देखा जाए तो ये जो है कि ये यहाँ पे एक चीज है कि भैया देखो 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, और इसके बारे में पूछता है कि राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अभी तक देखा जाए तो भारत में 3 बार जो है कि आपको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। कितनी बार? 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है इंडो चाइना वार या चीन से युद्ध के समय 1962 में। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में, जिसमें बांग्लादेश पैदा हुआ था, है ना। और उसके बाद 1975 में, है ना, यहाँ पे जो है कि आपका 3 टाइम जो आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हुआ था। 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, इसका कारण क्या था? सशस्त्र विद्रोह हुआ था, भारत में जो है कि आंतरिक कलह हो गया था, सशस्त्र विद्रोह हुआ था। इस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी। यहां पे भी कानून व्यवस्था तोड़ने की बात नहीं की गई, इस चीज को ध्यान देखो, टर्म ध्यान देना है, टर्म ध्यान देना, टर्म ही तो मेन है। अगर टर्म से छेड़छाड़ हो गया ना तो मैटर नहीं करता स्टेटमेंट क्या लिखता है, मीनिंग सेम होगा, ये बाद में देखा जाएगा। टर्म करेक्ट होना चाहिए, टर्म करेक्ट नहीं है तो मीनिंग मैच नहीं करेंगे भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं।
राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी भी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, अब देखो भैया ये आ रहा है मैटर, अभी जब हम कह रहे थे ना राष्ट्रपति का, है ना, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, कि अगर कार्यपालिका से कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाती है तो क्या बनता है, तो इसमें ये अब यहां से जो है कि सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये चीजें आ रही हैं। अब देखो, राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। सलाह देके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पर सलाह मांग सकता है, बशर्ते वह मुद्दा स्वतंत्रता के पहले का नहीं होना चाहिए। मांग सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, भाई राष्ट्रपति ने हमसे एडवाइज मांगा सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोले कि नहीं मानना है हमरा, नहीं देंगे, तो राष्ट्रपति जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं तुमको देना ही है, ठीक है। और मान लीजिए जो है कि जब चीफ जस्टिस साहब हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है कि खुश मिजाज है, मूड उसका अच्छा है, बोला कि अच्छा ठीक है आओ फिर आपको एडवाइज दे ही देते हैं, एडवाइज दे दिया। अब एडवाइज दे दिया ना, तो एडवाइज को अप्लाई करने के लिए, मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, यानी बाध्यता बाउंडेशन किसी भी चीज में नहीं है। हमारी मर्जी है, आपने हमसे एडवाइज मांगा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है आपने हमसे एडवाइज मांगा, हमारी मर्जी है, हम देंगे नहीं देंगे हमारी मर्जी, बात खत्म। प्रेसिडेंट बोलता है अच्छा बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, चलो ठीक है फिर तुम एडवाइज दे दिए, नहीं मानेंगे, मानेंगे हमारी मर्जी। तो दोनों चीजें हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी नहीं है, बट जो है कि इस चीज को ध्यान दीजिए, क्लास को एक दो बार देखेंगे ना लगातार, आपको दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी, ठीक है। जो है कि आपका अनुच्छेद 143 के जो है कि अकॉर्डिंग एडवाइज मांगने के लिए अधिकार जो है कि है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास सलाह मांग सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है, ठीक है। अब इस क्रम में एक विवाद देखने, अब देखिए ये वाला जो देखेंगे ना, ये वाला देखिए, अब यहाँ पे अभी ये जो है कि बहुत हाल इसी महीने की घटना, ये हम 2025 मई चल रहा है और मई की ही घटना है, मई की घटना है। अब पूरा मैटर समझते हैं, क्योंकि हुआ क्या, हुआ ये कि तमिलनाडु हमारा साउथ इंडिया का एक स्टेट है जो आपके बे ऑफ बंगाल वाले साइड से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आ रही थी जो, या ऐसा बिल पास किया जिसको बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने देखा कि यार ये बिल तो सही नहीं है, बिल सही नहीं है, तो राज्यपाल ने क्या किया, उसे राज्य कार्यपालिका के पास फिर से रिटर्न कर दे कि भाई देखो ये बिल हमको सही नहीं लग रहा है, ये कानून जो तुम लेके आ रहे हो, है ना, ये कानून हमको सही नहीं लग रहा है, और जब सही नहीं लग रहा है तो इस पर फिर से सोचो। और उसके बाद जो है कि तमिलनाडु की सरकार आ गई तहस में, अच्छा इतना एरोगेंस एटीट्यूड दिखाओगे हमको, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने विदाउट अमेंडमेंट बिल को फिर से भेज दिया, किसे, राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने कहा कि ये सब सुधरेंगे नहीं, राज्यपाल ने बिल उठा के भेज दिया कहां, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट ने देखा यानी कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने देखा, क्योंकि विदाउट मंत्रिमंडल के सिफारिश के राष्ट्रपति कोई काम ही नहीं कर सकता है। अगर राज्यपाल यानी कि तमिलनाडु के राज्यपाल अगर जो है कि प्रेसिडेंट को वो कोई जो है कि आपका बिल भेजते हैं जो राज्यसभा द्वारा पारित है, तो अब उसको राष्ट्रपति उसे पढ़ के समझेंगे थोड़ी नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उनका ये काम ही नहीं है। वो उठा के बिल भेज देंगे कि कहां, केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार के पास बहुत सारी मिशनरीज है, वो उसको देखेंगी कि भाई ये कानून क्यों नहीं सही है, क्यों हमारे पास भेजा गया है। तो केंद्र सरकार को लगा कि ये कानून सही नहीं है, और कानून सही नहीं है तो उसने बोला कि साइन मत कीजिएगा। अब प्रेसिडेंट ने साइन ही नहीं किया, द्रौपदी मुर्मू ने जो है कि साइन ही नहीं किया, चुपचाप लेके बिल क्या की, अपने पास रख दी। और जैसे ही बिल अपने पास रख दी और तमिलनाडु चला गया कहां, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको जल्द से जल्द इस बिल पे साइन करके वापस भेजना है या फिर इसका कारण बताना है, और ये सारा काम 30 दिन के अंदर करना है, टाइम लिमिटेशन दे दी।
यानी कि यहां पे कन्फ्लिक्ट हो गया, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी में कन्फ्लिक्ट हो गया है भाई। आपका अपना दायरा है, आप उसमें काम कीजिए। आप जो है कि हमें ऑर्डर नहीं दे सकते, एडवाइज दे सकते हैं। कार्यपालिका जो है कि जुडिशरी को एडवाइज कर सकती है, ऑर्डर नहीं दे सकती। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव बॉडी को एडवाइज कर सकती है, ऑर्डर नहीं दे सकती। कभी कभी देखिए, जो कहने का मतलब यह है कि जो सेंसिटिव मुद्दे हैं उन पे ऑर्डर नहीं दे सकती जुडिशरी। कुछ ऐसे वेलफेयर की नेचर के जो है कि जैसे आपके वेलफेयर नेचर के जो है कि आपके वर्क है, उसमें ऑर्डर दे सकती है। लेकिन जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का जो है कि मैटर है, नेशनल इंटीग्रिटी का मैटर है, अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, तब वहां पे जुडिशरी बार बार बाउंडेशन नहीं लगा सकती, वहां पे बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं दे सकती है। और वो चीज नहीं कर सकती है जो आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, संविधान में लिखा ही नहीं हुआ है भाई। जो संविधान में नहीं लिखा है उसको सदन तय करेगा ना, हाउस तय करेगा, कार्यपालिका तय करेगी, विधायिका तय करेगी, जुडिशरी तय नहीं करेगी। इसलिए इस कंडीशन में जुडिशरी जो है कि वहां पे ऑर्डर नहीं दे सकती। अब किसी पे कन्फ्लिक्ट हो गया, और कन्फ्लिक्ट हो गया तो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक 15 क्वेश्चंस का जो है कि लिस्ट भेज दिया द्रौपदी मुर्मू के पास, कहा कि लो भैया सुप्रीम कोर्ट से पूछ लो जरा ये प्रश्न। और वो 15 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब अभी यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उसे पास कौन कौन से संवैधानिक पास करने के कौन कौन से संवैधानिक विकल्प हैं, ठीक है, ये पूछ दिया। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है? ये देखिए, ये सामान्य सा प्रश्न है। ये क्वेश्चंस देखने में बहुत आपको इजी लगेंगे, लेकिन इतना टेक्निकल है, इतना टेक्निकल है कि इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ पांव फूल गए हैं अब, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? माफ कीजिएगा, लाइट कट गई है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए बस।